डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बजट सत्र के 9वें दिन भी संसद में जमकर हुआ हंगामा। स्पीकर ओम बिरला के रुख से नाराज विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में। विपक्ष ने स्पीकर पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी का बजट सत्र आज से शुरू। विपक्षी दलों के शोर शराबे के बीच राज्यपाल ने पूरा किया अभिभाषण। राज्यपाल ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में जमानत पर सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कुलदीप सिंह सेंगर के मामले की सुनवाई 3 महीने में पूरा करे। भागलपुर जिला न्यायालय को फिर मिली बम की धमकी। ईमेल से बम धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य प्रभावित होने पर जताई नाराजगी। पिछले मामले की जांच रिपोर्ट न आने से सुरक्षा पर सवाल। शादी की सालगिरह पर पत्नी संग रजरप्पा पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सीएम सोरेन ने पत्नी संग की पूजा। सुख समृद्धि शांति और विकास की कामना की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी को कथित तौर पर सदन में न बोलने देने और पीएम मोदी का लोकसभा में संबोधन टालने के मुद्दे पर विपक्ष ओम बिरला से नाराज है और उन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है। विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसके लिए सदन में 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होता है। इससे पहले बजट सत्र के 9वें दिन यानी सोमवार की शुरुआत हंगामे से हुई। विपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखें। विपक्ष के नेता इसके बाद भी नहीं माने और हंगामा जारी रखा। किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं स्पीकर के कैबिन में मौजूद था। हमारी वहां बात हुई थी कि स्पीकर पर आरोप लगाएंगे तो स्पीकर भी जवाब देंगे। दोनों पक्षों में संसद चलने को लेकर बात हुई थी। ये तय नहीं हुआ था कि केवल किसी मुद्दे पर चर्चा होगी। राहुल गांधी ने स्पीकर से पूछा कि जिन मुद्दों पर स्पीकर को बताया गया है क्या उस पर मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। स्पीकर ने कहा कि अगर आप बजट पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं और किसी मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया है। Parliament is the way to discuss. We are ready for discussion. Actually, what leader of opposition want to mention 1, 2, 3, 4 things to the honorable speaker, but that is also not been allowed. But the government want to make this parliament is only for government. Only for government. How can parliament run like this? This is the issue. बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे। आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक टू इट। हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनके जो भाषा का प्रयोग करें तभी कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ करा जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मेरे को लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन लाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। ये 19 जनवरी तक चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान हंगामा न करने को लेकर आश्वासन दिया था। अभिभाषण में राज्यपाल ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख किया। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2-2 विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय एवं एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।
परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के उपयोगार्थ 2,61,000 से अधिक टैबलेट्स वितरित किए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 में दुर्बल वर्ग के बच्चों की निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत 1,40,000 से अधिक बच्चों का प्रवेश कराया गया। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत विद्यालयों के जर्जर भवनों का नवनिर्माण एवं सुविधाओं का विस्तार समाहित है। 2023-2024 से 2025-26 तक 275 करोड़ की धनराशि से 590 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को आच्छादित किया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही गई। साल 2017 से माफिया के खिलाफ कोर्ट में मजबूत पैरवी की गई। 269 अपराधी मारे गए। 4,000 करोड़ की वसूली माफिया से की गई है। मार्च 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जन कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ तथा एक जिला एक व्यंजन योजना को लॉन्च किया गया। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के दौरान लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं तथा माघ मेला 2026 में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किए जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया तथा एक जिला एक व्यंजन योजना को लॉन्च किया गया। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के दौरान लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु तथा माघ मेला 2026 में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किए जाने का अनुमान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा। ऐसा पहली बार होगा जब कोई राज्य अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बीमारू से ब्रेक थ्रू स्टेट के तौर पर स्थापित करने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और राज्य के हित में काम करने के लिए भी तैयार है। संवाद से समस्या के समाधान की दिशा में काम करना होगा। से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन कार्रवाई को बाधित न किया जाए, अनावश्यक शोरगुल से बचा जाए। यद्यपि पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधान मंडल में कार्रवाई के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और हम विश्वास करेंगे कि बजट सत्र जिस पर पूरे प्रदेश की और देश की भी निगाहें होंगी, इस बजट सत्र को इन 2 महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के साथ ही तमाम प्रकार के विधायी कार्यों को माननीय सदस्यों के अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाने का एक मंच बनेगा। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले की सुनवाई 3 महीने में पूरी करो। सीजेआई ने कहा कि इस देश में कानून का पालन होता है, यहां तक कि खतरनाक आतंकवादियों, देशद्रोहियों के मामलों की भी निष्पक्ष सुनवाई होती है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उसकी अपील की निष्पक्ष सुनवाई हो। सेंगर के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि सेंगर 9 साल 7 महीने सजा काट चुका है, जबकि कुल सजा 10 साल की सजा है, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सेंगर रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यहां तक कि कसाब को भी ये सजा दी गई थी। दरअसल 19 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा उन्नाव रेप केस में मूल मामले में सेंगर को उम्र कैद की सजा मिली हुई है। इस केस में पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों में बैंक अधिकारी भी आरोपियों के साथ मिले हुए हैं। सीजीआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर सीनियर सिटीजन प्रभावित हुए हैं। एक रिटायर्ड कपल था, उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी चली गई। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी ने स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि अभी के लिए एसओपी काफी व्यापक बनाई गई है। सीजीआई ने कहा कि हम एसओपी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निर्देश जारी करेंगे। फिलहाल कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों के अंदर एमओयू का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि आरबीआई ने एक एसओपी बनाया है जिसमें बैंकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई बताई गई है, जिससे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अस्थायी डेबिट होल्ड लगाए जा सके। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से कहा कि वो 2 जनवरी 2026 की एसओपी को लागू करें और इसे पूरे देश में इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन करें। साथ ही इन नियमों को 2 हफ्ते के अंदर नोटिफाई किया जाए। फिलहाल कोर्ट ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पहचान करने का निर्देश दिया। साथ ही आरबीआई को भी निर्देश दिए गए कि वो बैंकों को उचित कदम उठाने के निर्देश दें। भागलपुर व्यवहार न्यायालय को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से परिसर में हड़कंप मच गया। धमकी के बाद प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई और न्यायालय परिसर की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया। परिसर के हर कोने की गहन जांच की जा रही है। गौरतलब है कि करीब 10 दिन पहले भी इसी तरह ईमेल के माध्यम से न्यायालय को बम धमकी दी गई थी। उस समय सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन अब तक उस मामले की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ताज़ा धमकी के बाद अधिवक्ताओं और न्यायालय में कार्यरत लोगों को परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे न्यायिक कार्य पूरी तरह प्रभावित हुआ। वकीलों ने कहा कि लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकी की सच्चाई की जाँच में जुटी हुई है। परिसर में सतर्कता बरती जा रही है। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है। ईमेल कौन करता है उनको पकड़ के अविलंब सजा दिलवाएं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई चैलेंज ना कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करना ये साधारण बात नहीं है। कोर्ट की व्यवस्था को बाधित कर दिया जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। और पहले भी धमकी कुछ दिन भी दोबारा है, इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस विभाग जो भी है शीघ्र कार्रवाई करके वैसे लोगों को पकड़ के दंडित करें ताकि ऐसा दुस्साहस दूसरा नहीं कर पाए। जांच चल रही है अंदर। हाँ, जांच चल रही है। माने वही जो बम का हवा हो जाता है तो माने स्क्वाड्रन टीम आके जांच कर रही है, कहीं बम तो लगा नहीं दिया है अंदर में, क्योंकि जान माल का काफी लोगों का नुकसान हो सकता है। व्यवस्था ठप है आज भी पूरी। हाँ, पूरा व्यवस्था ठप है। अधिवक्ता और क्लाइंट गुमराह हैं, रोड पर घूम रहे हैं, पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है बार बार। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन अविलंब कार्रवाई करके वैसे लोगों को जो ईमेल भेज रहा है उसको दंडित करने का काम करें। ठीक है, परिचय दो सर। अंजनी कुमार, महासचिव जिला विधिक संघ भागलपुर। अगली खबर बस्तर से है, जहां संभाग स्तरीय बस्तर पंद्रुम 2026 के समापन समारोह में स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बच्चों की कला और अनुशासन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत ऐसा जादू है मेरे बस्तर में गीत ने समारोह को भावनात्मक और यादगार बना दिया। समारोह में हजारों स्कूली बच्चों ने अनुशासित और भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी, जिनमें बालिकाओं का मलखंभ प्रदर्शन दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बच्चों की प्रतिभा, कला और आत्मविश्वास की प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अन्य गणमान्य अतिथियों ने बच्चों के उत्साह और प्रस्तुतियों की सराहना की। उल्लेखनीय है कि ऐसा जादू है मेरे बस्तर में गीत हिंदी और हल्बी में रचा गया है, जिसे बादल अकादमी और दायरा बैंड ने आधुनिक संगीत के साथ पेश किया। नई संगठनात्मक रचना के बाद भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की पहली बैठक 14 फरवरी को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होने जा रही है, जिसमें पार्टी गतिविधियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और सरकारी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कार्य योजना पर विमर्श किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सांगठनिक टीम के गठन के बाद नई प्रदेश कोर कमेटी की बैठक 14 फरवरी को होगी, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा के मार्गदर्शन में आगामी राजनीतिक चुनौतियां एवं सांगठनिक प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि बैठक में पार्टी के वर्तमान और भविष्य में शुरू होने वाले कार्यक्रमों की कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसमें संगठन की गतिविधियों के साथ किस तरह केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी समाहित किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा जी का उत्तराखंड दौरा है और हमने तय किया उस दिन अपनी कोर टोली के साथ उनको एक बार हम बिठाएंगे। उनके अनेक सुझाव हैं जो चुनाव की दिशा में बहुत लाभकारी होंगे। हम उस बैठक में जहां संगठन स्वरूप को नीचे तक ले जाने की और रचना को बल देंगे, वही हमने तय किया है कि आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम होंगे, खास तौर पर चुनाव की दिशा के जो कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रम स्वरूप की रचना भी उसमें हम डिस्कस करेंगे, उस कार्यक्रम को तय करेंगे। मौजूदा विधायक के आगमन में शुरू हो गए। देखिए, पार्टी सर्वे कराती है, कोई पहली बार तो है नहीं, हर वर्ष कराती है। 2 सर्वे राज्य करते हैं, 2 सर्वे केंद्र करती है और सर्वे के आधार पर जो कमियां रहती है वो विधायकों को हम बताते भी हैं, उन कमियों का समाधान भी होता है। और भारतीय जनता पार्टी हर सर्वे के बाद, हर समस्या के समाधान के बाद तो विजय की ओर बढ़ती है और हैट्रिक में बनाने वाले उत्तराखंड के अंदर। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टिकट चुनाव जीतने वाले को ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी नेता के कितने भी करीबी क्यों ना हो। हरक सिंह रावत ने अपने बयान में कहा कि टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं है। देहरादून में नेताओं के कोई कितने करीबी क्यों ना हो, टिकट चुनाव जीतने वाले को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के सिपाही हैं और जिस सीट से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा वहां से वो खुद लड़ेंगे। हरक सिंह रावत कांग्रेस प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। हरक सिंह रावत का ये बयान 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आया है, जहां कांग्रेस ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि टिकट उनको मिलेगा जो चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे। इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी में टिकट के दावेदारों को अपनी जमीनी स्तर की तैयारी शुरू करनी होगी। शासन की व्यस्त फाइलों और राजनीतिक बैठकों से कुछ समय निकालकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ विवाह वर्षगांठ के अवसर पर मां छिन्नमस्तिका की पावन धरती रजरप्पा पहुंचे। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भावनाओं और आस्था से जुड़ा खास पल रहा। रामगढ़ उनका गृह जिला है और रजरप्पा मंदिर से उनका पुराना आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर मां छिन्नमस्तिका से राज्य की सुख समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पूरी तरह पारिवारिक कार्यक्रम है और वे मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर स्थानीय श्रद्धालुओं में उत्साह और आत्मीयता का माहौल देखने को मिला। ये दौरा राजनीति से अधिक आस्था और संस्कारों की तस्वीर पेश करता है, जहां सत्ता नहीं, श्रद्धा केंद्र में दिखी। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के कारण संपूर्ण मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। उत्तराखंड पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के जवान धाम की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और जवानों द्वारा निरंतर गश्त की जा रही है। मंदिर परिसर और संवेदनशील क्षेत्रों में जवानों की तैनाती की गई है। ITBP और पुलिस बल के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सुरक्षा घेरे को अभेद्य बनाया गया है। जवानों द्वारा 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं और हाड़ कपा देने वाली ठंड और बर्फबारी के बीच भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस और ITBP के जवानों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार हैं। उनकी इस तैयारी और सतर्कता के कारण धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि फरवरी के साथ ठंड की विदाई शुरू हो गई है, तो ये सोच आपको धोखा दे सकती है। मौसम विभाग यानी IMD ने देश के कई हिस्सों में मौसम के अचानक करवट लेने की चेतावनी दी है। अगले 24 घंटे में कई राज्यों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है, ठंडी हवाएं चल सकती हैं, सुबह और रात में गलन बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासतौर पर पहाड़ी राज्यों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का असर फिर तेज हो सकता है।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।